ये है ना, वोट मत देना, मत देना, तुम भी अपना काम करना, पर एक बात कहना, वोट मत देना मेरे भाई, तुम्हारी बात, पर एक काम तो करो, अगर हमने इतना किया है तो वोट मत डालने जाना भैया, इतना ही कर दो यार। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मान्यवर हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हुए। We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. को 24 घंटे में पता चल जाएगा, समझ जाए नहीं क्या क्या जुदा हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए, क्या बोले, आरएसएस का नाम मत लीजिए। अभी हमें मुसलमान लोगों का, खास करके जो बंगाली मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं चाहिए। नूह में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुन चुन कर एक एक मुसलमानों की दुकानों को और घरों को गिराया, छोटे से लेकर बड़े तक सबको जेल में ठूसने का प्रयास किया, उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर के आड़ में एक इथनिक क्लींजिंग का प्रयास हो रहा है, यानी कि कानून की आड़ में आपके पास ताकत है, आपकी सरकार है, तो आप एक पूरी नस्ल को ही बर्बाद करने में, ख़त्म करने में लगे हुए हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जितने भी लोकतंत्र प्रेमी आदमी हैं, संवेदनशील आदमी हैं, उनको यह खबर एक झटका देने वाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला भारत क्या आज इस स्थिति में आ गया है कि एक समुदाय को, एक नस्ल को ही, एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करने पर आमदा हो गया है। पर अफसोस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा की गई इस टिप्पणी को कोई भी नेशनल मीडिया में जगह नहीं मिल पाई। इसके ऊपर चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए थी, सप्ताहों तक इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी कि आप लोकतंत्र की आड़ में इस देश में इतना बड़ा विघटनकारी और विभाजनकारी काम क्यों कर रहे हैं। पर यह खबर जिस दिन आई थी उसी दिन दब गई। एक दो पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने ही कवर की थी, पर स्थितियाँ वहाँ तक नहीं रुकी। अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा भयावह है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि सिचुएशंस इस तरह की आ गई हैं कि चुने हुए पद के ऊपर मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े स्टेट के बड़े ओहदे पर बैठे हुए नेता स्टेज से और एक मंच से लाइव टेलीविज़न पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। भाई साहब ने एक बयान दिया है। ये कैसे बयान देते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। इनके बयान में मुस्लिम एंगल कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अब भी जो बयान इन्होंने दिया है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं इन्होंने जो बयान दिया है। इन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है। इन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान और दिया था, जब मोदी जी कहाँ थे, अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और उसी समय बराक ओबामा का इंटरव्यू आया था। बराक ओबामा ने कहा था कि जो मौजूदा वहाँ के राष्ट्रपति है उनको मोदी साहब से पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान में जिस तरह से एक पर्टिकुलर समुदाय को मेजॉरिटी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। तो उसको लेकर वो खबर यहाँ के कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने छापी थी, ट्विटर पर भारी संख्या में इसको लिखा गया था। तो उसके जवाब में इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जिस तरह बराक ओबामा है ना, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी हैं कई हुसैन ओबामा टाइप के लोग, उनका हम इलाज करेंगे और असम पुलिस उनका बखूबी निवारण भी करेगी। एक धमकी टाइप का संदेश उन्होंने दिया था। तो क्या इस देश में मुसलमानों की आवाज़ उठाने वालों को भी कुचला जाएगा? अब जो इन्होंने ये बयान दिया है जिस तरह से कि न तो हम प्रचार करने जाएंगे और न ही हमें उनके वोट चाहिए, इसके ऊपर स्पष्टीकरण क्या इनको नहीं देना चाहिए? मान लीजिए किसी संदर्भ में दिया होगा, आप ये किसी और चीज़ पर बात कर रहे होंगे, पर जो ऐसे निकल कर आ रहा है इससे एक समुदाय के ऊपर जिसके बारे में ये बोल रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? और चुनाव जीतने के बाद अगर इन्होंने यही भाषण फिर से रिपीट कर दिया, यही बातें
कि मुझे तो उनके वोट मिले ही नहीं हैं, मैं तो एक दूसरे समुदाय है उनके बलबूते पर चुनाव जीत कर आया हूँ। तो इशारा तो इतना ही काफ़ी होता है। बाकी थोड़ा सा झगड़ा कहाँ पर हुआ, थोड़े ही दंगे कहाँ पर हुए, चिंगारी ऑटोमेटिक फूट पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, लोगों में ऑटोमेटिक ही अहम आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा कि हमने हमारे मुख्यमंत्री साहब को बनाया है। और वो खुद कह भी रहे हैं कि हम तो इनके बलबूते पर बने हैं, आपने तो वोट ही नहीं डाली थी। तो उनको कहीं भी पकड़ लेगी भीड़ और लिंचिंग कर देगी उनकी। इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र में कभी शोभा नहीं देती। अगली खबर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता की है। इनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नाम है आलोक शर्मा। भाई साहब मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि मियाँ साहब आप हमें वोट तो देगो नहीं, तो इसलिए आप वोट डालने ही नहीं जाना। इनका तो हमारे पास वीडियो भी है, आप वीडियो सुन लीजिए। मैं तो जवान मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, संदेश भी देना चाहता हूँ दिल मन से, क्योंकि तुम वोट तो नहीं दोगे यार, वोट मत देना मियाँ, पर दिल से स्वीकार तो करो रईस मियाँ। अगर आज तुम जिस मकान में ले रहे हो, ये मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग महाराज योजना में मोदी जी ने सबको दिया है। अरे बन के रहा जो भैया वो बनाएंगे, अरे बन के रहा जो भैया वो बनाएंगे। ये है ना, वोट मत दो ना मत देना, तुम भी अपना काम करना, पर एक बात कहना, वोट मत देना मेरे भाई, तुम्हारी बात, पर एक काम तो करो, अगर हमने इतना किया है तो वोट मत डालने जाना भैया, इतना ही कर दो यार। अरे जोर से बता दो भैया, तो तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता। सुन लिया आपने, वोट दोगे नहीं तो वोट डालने ही मत जाना। क्यों? क्या एक मुस्लिम समुदाय को, एक पर्टिकुलर समुदाय को वोट डालने का हक नहीं है? उनके अपनी इच्छा के अनुसार किसी को चुनने का अधिकार नहीं है? पूरे साल तो आप कोई छोटा भी मुद्दा हो जाए उसके ऊपर राजनीति करते हो और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही करार करने में लगे रहते हो, उन्हीं को टारगेट करते रहते हो। गाय का जिक्र आ जाए या फिर मंदिर का जिक्र आ जाए, किसी भी चीज़ का जिक्र आ जाता है तो आप सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि इसके पीछे तो वही जिम्मेवार होता है। पीछे बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर मुस्लिम एंगल ढूंढा गया कि उसके सामने, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उसके सामने मस्जिद है, उसके बाद जो स्टेशन मास्टर था बताया गया वो वहाँ का मुस्लिम था। इस तरह की चुन कर घटनाओं को लाते आते हैं। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, गलती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होती है, पर उसमें भी मुस्लिम एंगल निकाल दिया जाता है। एमपी में चुनाव है और आपको ध्रुवीकरण करना है तो आप इस प्रकार के बयान देंगे कि मियाँ साहब वोट डालने ही मत जाना, क्योंकि आप तो हमें देंगे ही नहीं वोट। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी ऑटोक्रेसी में चल रहे हैं या संवैधानिक से चलने वाले देश में चल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। ये बयानबाजी वास्तव में समाज में बहुत नाराज़गी पैदा करती हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करने में, उनको और ज़्यादा उकसाने में। इस तरह की चीज़ों का जो एक पद पर बैठे हुए नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनको कहीं भी शोभा नहीं देती। और इससे भी कई कदम आगे आपके स्क्रीन पर देखिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये भाई साहब तो सबको पार कर जाते हैं। होम मिनिस्टर हैं एमपी के नरोत्तम मिश्रा जी। कुछ हो जाओ भाई साहब, इनको छोटा सा कोई भी इनके ऊपर सवाल उठ जाए या इनकी सरकार पर उठ जाए या कोई भी इंसिडेंट हो जाए, वहाँ पर ये भाई साहब चूकते नहीं हैं कि हम जिहादियों को ठिकाने लगा देंगे। इस तरह की भाषा इनकी होती है। क्या हुआ था, रतलाम एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उस इलाके में किसी ने इस्लाम विरोधी पोस्ट लिख दी थी सोशल मीडिया पर। उसके खिलाफ पुलिस चौकी के सामने काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में जिन्होंने प्रदर्शन किया उनके ऊपर ही FIR दर्ज करवा दी गई। कहा गया कि जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे। पर हकीकत क्या है, आपके स्क्रीन पर मुस्लिम स्पेस नाम से एक ट्विटर हैंडल है। इन्होंने इस स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इन्होंने बताया कि उस समय नारे लगाए जा रहे थे, लबैक रसूलुल्लाह रबैक नाम से नारे लगाए जा रहे थे। इसको ट्विस्ट करके देश विरोधी नारे बताए गए। और अब यही होम मिनिस्टर साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
जो जायज़ मुद्दे होते हैं उन पर तो दिखते नहीं, तो कभी जुबान खोलते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया तो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं, इनकी लफ्जों को सुनिए, आप चौंक जाएंगे। कि ये राजस्थान नहीं है और न कांग्रेस की सरकार है, ये मध्य प्रदेश है। और ऐसे आतंकी नारे लगाने वालों को 24 घंटे में पता चल जाएगा, समझ जाए नहीं क्या क्या जुदा हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। FIR दर्ज हो गई है, अपराधी चिन्हित हो गए, जल्दी पुलिस हिरासत में होंगे और यहां से लेके NSA तक की कार्रवाई उन पर की जाएगी। सुन लिया आपने, ये राजस्थान नहीं है, NSA तक लगा दिया जाएगा। देशद्रोही वाला जो कानून होता है ना, रासुका तक लगा दिया जाएगा, जेल में सड़ेंगे 24 घंटे के अंदर। मैंने निर्देश दे दिए हैं। ये पुष्टि नहीं हुई कि नारे क्या लगा दिए गए थे, पर इन्होंने आदेश दे दिया कि देखिए ये कार्रवाई करनी है। ये न्याय है। पूरे समुदाय के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए आप ये बात कह रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी जो ढोल पीटते रहते हैं, उसमें क्यों नहीं लिख लेते आप हिंदुओं का साथ हिंदुओं का ही विकास। एक समुदाय को कितना चूसेंगे, कोई हद तो होती होगी ना। जिसके ऊपर जो शोषण का शिकार हो रहा है, जब वो सोशल मीडिया खोलकर देखता होगा, हर जगह चारों तरफ उनको नोचने वाले इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, कुर्सी के लिए इतनी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तो भाई साहब उनको तो फ़ोन बंद करके साइड में ही रखना पड़ेगा। बहुत, मैं कह रहा हूँ, जो हद होती है किसी चीज़ की वो हो रही है। इसके क्या परिणाम हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर सबसे पहले इससे बड़े नेता की तरफ आ जाते हैं। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह साहब। कल संसद भवन में मणिपुर पर बोलते समय उन्होंने जो कहा वो बेहद अस्वीकार्य चीज़ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरह से जो हिंसा हो रही है ना, मैतेई समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय और कुकी समुदाय यानी कि ईसाई समुदाय के बीच में जो हिंसा हो रही है, उसमें जो कुकी समुदाय हैं वो बाहर से आए हैं, मिजोरम से आए हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था। मणिपुर में साथियों संघर्ष इतनी तीव्रता के स्टेज पर है कि जहां मैतेई समुदाय के लोग हैं वहां एक भी कुकी नहीं है, जहां कुकी समुदाय के लोग हैं वहां एक भी मैतेई नहीं है। इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है उनके अंदर। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वीडियो वायरल हुई थी, आप सबको पता होगा। और देश के गृह मंत्री का एक समुदाय के प्रति ये बयान देना, क्या इसका निर्णय निकलेगा? मणिपुर के लोगों के पास ये खबर जब पहुंचेगी, मैतेई समुदाय के लोगों के पास, तो उन्हें नहीं लगेगा कि देखिए ये तो बाहरी हैं, हमारी सरकार ने ही कह दिया है, तो उनको ये उकसाने का काम नहीं है। और जो चुने हुए लोग इसी संसद में बैठे हैं कुकी समुदाय से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो बाहर से आए हैं, इस देश के ये है ही नहीं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है उनके ऊपर क्या बीतेगी? और अत्याचार झेल रहे कुकी समुदाय के ऊपर क्या बीतेगी, जो टकटकी लगाकर केंद्र सरकार की ही तरफ निगाह गिराए बैठे हैं कि कहीं न कहीं और भी असिस्टेंट्स आएगा, केंद्रीय पुलिस आएगी या सेना आएगी, जो शायद ये मामला सेटल हो जाए। पर जिस तरह से पहले से ही आरोप लग रहे हैं, खुद वहाँ की मुख्यमंत्री है मणिपुर के, उनके आरोप लग रहे हैं कि मैतेई समुदाय को उन्होंने सपोर्ट किया है, हथियार उनको दे रखे हैं उन्होंने, और वहाँ के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इस चीज़ का भंडाफोड़ किया है कि नशे में भी संलिप्त वहाँ की बीरेन सरकार की है। अगर बीरेन सरकार एक समुदाय को सपोर्ट नहीं करते तो ये दंगे होते ही नहीं। चीज़ें खुद सामने आ चुकी हैं। बीरेन साहब खुद कह चुके हैं कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं को सीधे तौर पर टारगेट बनाया जा रहा है, सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 60 से 70 हज़ार लोग विस्थापित हो चुके हैं। और गृह मंत्री अमित शाह आज उस चीज़ को सोल्व करने की बजाय कह रहे हैं कि वो तो बाहर से आए हैं। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की। और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहाँ फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आज़ाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर
कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी के नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया। अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। तो ये क्या चिंगारी डालना नहीं है जो ऑलरेडी जो धुआं जिस चीज़ में लगने वाला है उसमें आग जलाने वाला काम नहीं है ये कहा अभी सदन के पटल पर ही राज्यसभा में जो धनखड़ साहब हैं चेयरमैन साहब, उनके आगे ही कुकी समुदाय से जो राज्यसभा की सांसद हैं उन्होंने कहा कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि हम बाहर के कैसे हैं, हम इंडियन हैं और प्राउडली इंडियन हैं। आप सुन लीजिए। I am from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. सुन लिया आपने, ये उसी पार्टी के सांसद हैं जिस पार्टी का कोएलिशन है बीजेपी के साथ और इनकी सरकार है वहाँ पर। इन्होंने इनको आईना दिखा दिया है। इनके संसद में ये बात रखने के बाद जो 10 के 10 एमएलएज हैं मणिपुर के, उनमें से 8 एमएलए किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने रिटर्न में लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को कि आप इस बात का एक्सप्लेनेशन दे दिए कि आपने सदन में ये कैसे कहा कि कुकी तो इस देश के है ही नहीं, ये बाहर से आए हैं। ये स्टेज वहाँ पर आ गए हैं, खुद बीजेपी के नेताओं को लिखने लग रहा है। तो क्या जो विभाजन होता है ना साथियों, आपके अंदर जो नफरत पनप जाती है, फिर वो बॉर्डर्स नहीं देखती है, फिर वो समुदाय नहीं देखती है, फिर वो ये नहीं देखती है कि मैं इस समुदाय से हूँ, वो उस समुदाय से हूँ, ये उस जाति से है, उस जाति है, फिर खुद ही सुप्रीम लगने लगते हैं। उसके चलते जो सामने जो आता है वो सिर्फ तुच्छ नज़र आते हैं। इसी कारण इसी के रिजल्ट जगह जगह आपको देखने को भी मिलते होंगे। कोई भी सरफिरा, जिस तरह से मुंबई जयपुर एक्सप्रेसवे में वो घटना हुई थी, एक बहस हो गई थी 2 वर्दीधारियों में, तो एक मीना साहब थे, उनको एक सरफिरे ने गोली से उड़ा दिया था। चेतन चौधरी उनका नाम था। बाद में पूरे ट्रेन में घूम घूम कर जिनकी दाढ़ी दिखी उनका नाम पूछा, जो भी मुस्लिम मिले उनको शूट कर दिया। ये स्थिति आज के दिन हो गई है। जो हक की आवाज़ उठाता है, जिनके अंदर नफ़रत पनप जाती है, फिर वो नहीं देखते कि आप के सामने क्या है। वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो ईगो उसके अंदर भर जाती है वो कुछ भी कर जाता है। अगर इस देश में मुसलमान ना होते तो ये तय था कि इस देश में लड़ाई जाति की होती, और कई जगह राज्य सरकार की जितनी राजनीति है वो तो होती भी हैं। और जिस तरह से जयपुर मुंबई जो ट्रेन में जो इंसिडेंट हुआ था उसका मैंने जिक्र किया, वो पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को डराने वाला था। अगर कल कोई भी अपने घर से बाहर जाता है और ट्रेन में पैर रखेगा तो एक बात उनके जहन में ये आएगा ना कि देखिए ट्रेन में ही इस तरह के इंसिडेंट हुआ था, दाढ़ी देखकर नाम पूछकर गोली मार देगी, कोई कसूर नहीं था। और बाद में उसने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। इस देश की मीडिया ने हमें कहाँ पहुँचा दिया साथियों? इस देश की भारतीय जनता पार्टी ने हमें किस स्टेज पर ला के खड़ा कर दिया? लोकतंत्र से और संविधान से चलने वाला देश आज किस दिशा में जा रहा है? रिजल्ट क्या आ रहे हैं बताऊँगा आपको। आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा वीडियो। मणिपुर में जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है और वीडियो वहाँ से निकल कर जो आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी अब फायरिंग होनी वहाँ पर शुरू हो गई है। आप ये वीडियो देखिए। अजान पीर पुंग मरीद नमाज लेपसेन तौबद नौमी से कापथ्रखिबनी नौमी कापखिद नमाज लेप ngमद्रे। देख लिया वीडियो आपने? अभी ये खबर भी आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। ये परिजन है एक व्यक्ति जो मारा गया था, जो सरफिरे चेतन नाम के एक वर्दीधारी ने मार दिया था एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को, जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था मुंबई जयपुर में। अब उनके घर वालों ने देश छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। इतना बड़ा निर्णय जब वह ले रहे होंगे, जिस मातृभूमि में जिनमें खुद जन्म लिया है, पले हैं, बड़े हैं, बचपन, शिक्षा सब कुछ वहाँ पर किया है, पूर्वजों तक उसी देश में रह रहे हैं, और सिर्फ बिना किसी कसूर के नाम पूछकर दाढ़ी देखकर गोली मार दी और उनको देश छोड़ने तक की नौबत आ रही है।
सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो सब आराम से, प्यार प्रेम से, भाईचारे से रह सकते हैं। रहेंगे कब? जब सरकार चाहे, पर सरकार कुछ और ही चाहती है। रिजल्ट आपके सामने है, क्या हो रहा है। न्यायालय पर भरोसा रखिए और समाज पर भरोसा रखिए। जो समाज आपके साथ आज खड़ा हो रहा है, जो लोग आपकी बात को उठा रहे हैं, उनका सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धीरे धीरे चीज़ें शायद हो जाए, समर्थन आपको मिल रहा है, उनका साथ दीजिए ताकि जल्द ही सिचुएशन सही देखने को मिले। नमस्कार।